नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टैटिक्स IQ में। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम की रिगार्डिंग। जी हाँ, एसएससी जीडी की एग्जाम आपकी स्टार्ट हो चुकी है और आज के इस शानदार सेशन में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की एग्जाम के अंदर 21 से 23 फरवरी तक जो जीके जीएससी जितने भी आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन का हम यहाँ पे 100% रियल एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। दोस्तों, यदि आपके आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो आप यहाँ से एनालिसिस देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों, आपने यदि हमारा पिछला एनालिसिस देखा है तो उसमें भी आपने देखा होगा कि प्रत्येक शिफ्ट में यहाँ पे क्वेश्चन है जो रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ से आप एनालिसिस देखकर अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। और आपने ये सपना देख रखा है 2024 में वर्दी पाने का, उस सपने की साकार करने के लिए अंतिम प्रयास आपको जरूर करना है, तमाम एनालिसिस देखना है। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए आज की शानदार सेशन का आगाज करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हम बात करते हैं एसएससी जीडी एग्जाम की 21 फरवरी की, जो प्रथम, सेकंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। इसके बाद में 22 और 23 को किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तमाम डे वाइज शिफ्ट वाइज हम यहाँ पे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के कौन से पड़ोसी देश भारत के भाग थे? तो कौन से पड़ोसी देश है जो भारत के भाग थे और अब अलग हो चुके हैं? तो वैसे तो दोस्तों पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। जी हाँ, म्यांमार भी है। इसके अलावा दक्षिण एशिया है और चीन और म्यांमार दक्षिण एशिया या भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है। हमारे पड़ोसी देश जो चीन है, म्यांमार दक्षिण एशिया या भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है। जबकि दोस्तों हम बात करते हैं ये म्यांमार 1937 में अलग होता है। जी हाँ, 1937 में बर्मा से म्यांमार अलग, जो बर्मा और म्यांमार अलग किया जाता है। पाकिस्तान भारत से 1947 में अलग होता है। बांग्लादेश 1971 में अलग होता है। इस प्रकार से ये अलग होते हैं। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादन से संबंधित है। जी हाँ, शहनाई वादन से बिस्मिल्लाह खान संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है? तो क्रिकेट की समस्त जो संबंधित ट्रॉफी है उनमें रणजी ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, एनकेपी सोलवे चैलेंजर ट्रॉफी है। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इनमें से कौन सी ट्रॉफी आपको ऑप्शन में दी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, आर्टिकल 280 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 280 किससे संबंधित है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या तो ऐसे पूर्वतर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है आदेश के द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों से मिलकर बना होगा। तो बात करते हैं आर्टिकल 280। तो आर्टिकल 280 में सीधे सीधे हम बात करें तो यह वित्त आयोग से संबंधित है। जी हाँ, वित्त आयोग से संबंधित है। तो वित्त आयोग का गठन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 280 में। तो इसमें राष्ट्रपति है जो कि एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर एक वित्त आयोग का गठन करता है, जो कि आर्टिकल 280 के तहत करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? तो बात करते हैं अनुच्छेद 20(3) के तहत किसी विरुद्ध साक्षी होने के लिए अभियुक्त को बाध्य नहीं कर सकते। साथ ही हम बात करते हैं आर्टिकल 20(1) के ऊपर। तो उसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया हो। तो आर्टिकल 20 के अंदर तमाम बातें कही गई है। आर्टिकल 20(2) के बारे में बात करें तो किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 20(2) के अंदर कहा गया है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। तो यह फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लावणी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो लावणी नृत्य की बात करते हैं तो लावणी नृत्य महाराष्ट्र से संबंधित है और महाराष्ट्र राज्य की लोक नाट्य शैली तमाशा का अभिन्न अंग भी जो कि लावणी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनधन योजना के अंतर्गत
मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत खाते खोले गए हैं? तो जनधन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत खाते खोले गए हैं? तो मध्य प्रदेश में हम बात करते हैं 30/11/2014 तक 100% संतृप्ति कम से कम एक बैंक खाते वाले सभी परिवारों की कवरेज के संदर्भ में सूचना दी है। तो मध्य प्रदेश में यहाँ पे 100% जो है 30/11/2014 तक खाते खोले जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हरित क्रांति का अन्य नाम क्या है? तो हरित क्रांति का अन्य नाम जो बात करते हैं तो उसे थर्ड एग्रीकल्चर क्रांति भी कहा जाता है। जी हाँ, तीसरी कृषि क्रांति भी कहा जाता है। और भारत में हरित क्रांति मोटे तौर पर गेहूं की क्रांति है। तो दोस्तों हरित क्रांति का अन्य नाम है तीसरी कृषि क्रांति, जो कि आपको ऑप्शन में दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है हरित क्रांति की मदद से किसानों की आय में वृद्धि हुई। दूसरा है किसानों ने अपनी आय को इसमें सम्मिलित किया है। तो हम बात करते हैं हरित क्रांति की मदद से किसानों ने अपनी शुद्ध आय में वृद्धि की है और आगे वे अपनी आय को अधिक कृषि उत्पादकता में निवेश करते थे। इस क्रांति में पूंजीवादी जो खेती को भी बढ़ावा दिया गया है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम गॉड ने किया था और नॉर्मन बोरलॉग को जो है हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। विश्व में शुरुआत हरित क्रांति की 1960 में होती है। भारत में शुरुआत होती है हरित क्रांति की 1965 से 1968 में और हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको देश से की मानी जाती है। और भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व के मुख्य रूप से एमएस स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। और वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों के लिए विकसित करने के कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। जी हाँ, नॉर्मन बोरलॉग को विश्व के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो कि 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। और हरित क्रांति में मुख्य फसलें हैं जिनमें गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का है। तो ये समस्त फैक्ट हरित क्रांति से आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो 1925 का जो कानपुर अधिवेशन होता है उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है सरोजनी नायडू। और अगले क्वेश्चन पे बात करें, सबसे कम महिला साक्षरता किस राज्य की है? तो सबसे कम महिला साक्षरता है वह राजस्थान की है। फिर बात करते हैं भारत की ओवरऑल साक्षरता। तो भारत की साक्षरता 74.04% है, जिनमें हम बात करते हैं पुरुष की तो 82.4 है जो कि मेल की है। और फीमेल की बात करते हैं तो 65.46 जो है साक्षरता वह है औरतों की है। फिर बात करते हैं सबसे कम पुरुष साक्षरता है जो बिहार की है। सबसे कम महिला साक्षरता दर जो राजस्थान की है। फिर बात करते हैं पुरुष साक्षरता लक्षद्वीप में सबसे अधिक है जो कि 96.11% और केरल में 96.02% है। महिला साक्षरता केरल में सर्वाधिक है और मिजोरम में उसके पश्चात है। 2011 में भारत की साक्षरता की ओवरऑल बात करते हैं तो 74.04% है। और फिर से दोस्तों बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर है जो 82.14% है। और बात करें महिला साक्षरता दर की तो 65.46% है। भारतीय राज्यों में सबसे अधिक साक्षरता दर केरल में 93.91% है। इसके बाद मिजोरम में 91.58% है। केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप की साक्षरता दर सबसे अधिक है जो कि 92.28% है, जो कि यूटीज के अंदर सर्वाधिक पाई गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, प्रदर्शन कला के क्षेत्र में लोगों को दी जाने वाली सर्वोच्च भारतीय सम्मान कौन सा है? तो कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय सम्मान कौन सा है? तो दोस्तों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है, जो कि कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय सम्मान पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1952 के अंदर होती है। पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में नृत्य, थिएटर, अन्य पारंपरिक कलाओं, कठपुतली की श्रेणियों में और प्रदर्शन कला में योगदान छात्रवृत्ति के लिए दिए जाते हैं। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार भारत के असाधारण शास्त्रीय नर्तकों, संगीतकारों को कला और संस्कृति में उनके योगदान के लिए दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। तो ये दोस्तों जो सर्वोच्च भारतीय सम्मान संगीत नाटक अकादमी जिसकी शुरुआत 1952 में होती है, यह एक वार्षिक दिए जाने वाला पुरस्कार है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो महाराष्ट्र की जो सरकार है एकनाथ शिंदे सरकार, उन्होंने राज्य के पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो टाटा ग्रुप के महानंद चेयरमैन रतन टाटा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह क्वेश्चन आज पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम में लोसर किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो लोसार जो त्योहार है बौद्ध नववर्ष के लिए मनाया जाता है। तो जो लोसार उत्सव है वह त्योहार बौद्ध नववर्ष के रूप में मनाया जाता है।
इस त्योहार के दौरान चाम नृत्य भिक्षु बुरी आत्माओं को दूर रखने और आने वाले वर्ष के लिए सौभाग्य लाने के लिए चाम या पारंपरिक नृत्य करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि कौन से त्योहार के अंतर्गत सिक्किम में चाम या पारंपरिक नृत्य किया जाता है। तो लोसार त्योहार उत्सव के मध्य ही चाम व पारंपरिक नृत्य त्योहार किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कनिष्क ने अपने राज्य को कितने भागों में बांट रखा था, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन प्राप्त हुआ है कि हर्षवर्धन का कार्यकाल कितने क्षेत्र में था। तो कनिष्क के समय हम बात करते हैं जो चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म औपचारिक रूप से दो शाखाओं में बटा हुआ था, एक था हीनयान और महायान। तो दोस्तों आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन आज पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण योजना कलेगनार मगलीर उरिमोई थोगई थिटम लॉन्च की गई है। तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा ही कलेगनार मगलियार उरिगमाई थोगोई थितम के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिला परिवारों को प्रमुखों को 1000 रुपए की मासिक सहायता प्रदान की जाने वाली है, जो कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा की जाएगी। तो यहाँ से आज ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसे प्रतिपादित किया जिसकी सहायता से क्वांटम भौतिकी सरल हुई। तो अल्बर्ट आइंस्टीन। जी हाँ, अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो आज दोस्तों यह प्रथम शिफ्ट के क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आप दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बताए गए 100% रियल क्वेश्चन है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र यूएन को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है। तो सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है। तो कानून अधिकारी दीपिका देशवाल है, जो कि जुलाई 2023 के अंदर संयुक्त राष्ट्र यूएन को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में विजेता कौन है। तो अर्जेंटीना यहाँ पे विजेता रहती है, उप विजेता फ्रांस है और थर्ड नंबर पे क्रोएशिया रहती है। अगला क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां पर हुआ है। तो इसका आयोजन कतर में हुआ है। 2026 में फीफा का आयोजन कहां होने वाला है। तो कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट, इन तीनों देशों के अंदर संयुक्त रूप से 2026 का फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे बात करें मंगल पांडे को फांसी कब और किस आरोप में दी गई थी। तो हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्रांति की शुरुआत करने वाले मंगल पांडे को बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को अंग्रेज अफसरों पर हमला कर घायल कर दिया था और मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के साथ बैरकपुर में तैनात थे। मंगल पांडे 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी जाती है। तो ये समस्त फैक्ट मंगल पांडे से आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है भगवान श्री कृष्ण और राधा से संबंधित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो भगवान कृष्ण और राधा से संबंधित जो मणिपुर का लोक शास्त्रीय नृत्य, मणिपुरी नृत्य में भगवान श्री कृष्ण और राधा की बाल लीलाओं का वर्णन किया जाता है। ओडिशा की हम बात करते हैं तो ओडिसी लोक नृत्य में भगवान कृष्ण से संबंधित है और शक्तिवाद पर आधारित है। क्षत्रिय जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है, यह नृत्य भगवान कृष्ण और वैष्णववाद पर केंद्रित है। चरकुला नृत्य के रूप में राधा और कृष्ण की पूजा से जुड़ा हुआ है। इसमें महिलाएं अपने सिर पर तेल के दीपक ले जाती है और यह लोकप्रिय नृत्य पूरे ब्रज क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो ब्रज क्षेत्र यूपी के अंदर चरकुला नृत्य किया जाता है। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य केरल का है और ये भगवान विष्णु के स्त्री अवतार को दर्शाते हैं। तो ये समस्त फैक्ट यहाँ से आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का निलंबन कब होता है। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण है। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 के तहत 6 मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। तो दोस्तों जब आर्टिकल 358 358 की बात करते हैं उसमें राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में कहा गया है और राष्ट्रीय आपातकाल लगने के तहत ही आर्टिकल 19 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वह समस्त 6 मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं और अनुच्छेद 19 को केवल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर निलंबित किया जा सकता है, न कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद सशस्त्र विद्रोह के मामले में नहीं। तो इस प्रकार ये समस्त फैक्ट पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितनी है। तो राज्यसभा में आधिकारिक 250 सदस्य होंगे, 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधि होंगे और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो राज्यसभा में 12 जो सदस्य होते हैं उन्हें मनोनीत किया जाता है और 238 है जो कि समस्त
राज्यों और यूटी से चुनकर आते हैं। तो ये समस्त फैक्ट यहाँ से आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो महालनोबिस के मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना है जो कि हेराडोमल मॉडल पर आधारित है। जी हाँ, हेराडोमल मॉडल पर आधारित है। पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप की बात करते हैं तो डीपी धर के द्वारा तैयार की और लॉन्च किया गया है। और आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो मानव संसाधन मानव मॉडल के विकास को प्राथमिकता आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंदर दी गई है। तो यहाँ से आपके आने वाली शिफ्टों में एक क्वेश्चन छप सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी? तो मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को होती है। और मेक इन इंडिया के 3 घोषित उद्देश्य थे, जिनमें पहला उद्देश्य है विनिर्माण क्षेत्र के विकास दर को 12 से 14% तक बढ़ाना। और दूसरा लक्ष्य है 2022 तक अर्थव्यवस्था 100 मिलियन अतिरिक्त विनिर्माण रोजगार सृजित करना है। और यह सुनिश्चित करने के लिए 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 25% तक बढ़ जाए। बाद में इसे 2025 तक संशोधित किया गया था। तो ये मेक इन इंडिया से आज ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, अंकिता रैना किस खेल से संबंधित है? तो अंकिता रैना है जो कि मशहूर भारत की टेनिस प्लेयर है। जी हाँ, मशहूर टेनिस प्लेयर है। इनके अलावा सानिया मिर्जा है। जी हाँ, सानिया मिर्जा है। लिएंडर पेस है जो कि भारत के मशहूर टेनिस खिलाड़ी है। तो आगे आने वाली शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन छप सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में मिड ऑफ और कवर के बीच का शॉट क्या कहलाता है? तो क्रिकेट से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रिकेट में मिड ऑफ और कवर के बीच का शॉट क्या कहलाता है? तो उसे कवर ड्राइव कहा जाता है। जी हाँ, कवर ड्राइव कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से होता है, यहाँ पे पीछे विकेट कीपर होता है, यहाँ पे बॉलर होता है, ये स्लिप है, ये गली है, ये पॉइंट है। यहाँ पे जो खिलाड़ी लगता है उसे कवर पॉइंट कहा जाता है। ये कवर है, ये एक्स्ट्रा कवर है, ये मिड ऑफ है, ये मिड ऑन है, मिड विकेट है, और ये स्क्वायर लेग है, और यहाँ पे लेग स्लिप है, और यहाँ पे डीप स्क्वायर है, डीप विकेट है, लॉन्ग ऑन है, लॉन्ग ऑफ है, डीप एक्स्ट्रा कवर है, और यहाँ पे थर्ड मैन है। तो अब दोस्तों यहाँ से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे पूछा गया है मिड ऑफ और कवर के बीच से। जी हाँ, मिड ऑफ और कवर के बीच से कौन सा शॉट निकाला जाता है? तो ये मिड ऑफ है यहाँ पे, और कवर के बीच में से जो एक्स्ट्रा कवर, जी हाँ, कवर ड्राइव लगाई जाती है। जी हाँ, यहाँ से कवर ड्राइव लगाई जाती है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो इस प्रकार से जो शॉट खेला जाता है उसे कवर ड्राइव कहा जाता है। तो दोस्तों इस यहाँ से आपको समस्त फैक्ट पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप है जो कि हॉकी से संबंधित है। जी हाँ, हॉकी का जो मशहूर कप है वह महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 को सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण को किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो जनवरी 2023 में अभी हाल ही में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण दिया है, वह उत्तराखंड सरकार के द्वारा। जी हाँ, उत्तराखंड में धामी सरकार के द्वारा दिया गया है। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, बोहाग बिहू का उपनाम क्या है? तो बोहाग बिहू को रंगोली बिहू कहा जाता है। जी हाँ, बोहाग बिहू को रंगोली बिहू कहा जाता है। और असम में 3 तरह के बिहू मनाए जाते हैं जो 3 ऋतुओं के प्रतीक है। पहला बिहू होता है बोहाग बिहू जो कि अप्रैल में, चैत्र या बैसाख में मनाया जाता है। दूसरा बिहू आता है काती बिहू या कंगाली बिहू जिसे कार्तिक महीने में, अक्टूबर में मनाया जाता है। तीसरा आता है माघ बिहू या भोगली बिहू या मकर संक्रांति पर 14 जनवरी को मनाया जाता है। तो अब जो बोहाग बिहू है वह असम के अंदर मनाया जाता है। और ये 3 प्रकार की 3 ऋतुओं के अंदर अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। तो ये समस्त फैक्ट यहाँ से आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को भारत में सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है? तो कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। अन्य शहरों के बारे में बात करें तो मुंबई को सपनों का घर कहा जाता है, नासिक को भारत की वाइन राजधानी कहा जाता है, जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहा जाता है, और भारत की सिलिकॉन वैली है जो कि बेंगलुरु को कहा जाता है। तो ये समस्त फैक्ट यहाँ से आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे बात करें, भामा कल्पम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो भामा कल्पम नृत्य है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और आंध्र प्रदेश के अन्य नृत्यों के ऊपर बात करें तो वीरा नाट्यम है, दापू है, बुट्टा है, बोमुलू है, लंबड़ी है, ये आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। तो यहां से भी आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चन छप सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किसे दिया गया है? तो भरतनाट्यम के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? 2016 के अंदर गीता चंद्रन को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2017 की हम बात करें तो रामा वेदुनाथम को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2018 की हम बात करते हैं तो राधा श्रीधर को भरतनाट्यम के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है जो कि कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है। 2019 के अंदर वसुंधरा
द्रोस्वामी को यहाँ पे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2020 में मीनाक्षी चित्तरंजन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 2021 में जया लक्ष्मी ईश्वर को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो यहाँ से ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। आपकी आगे आने वाली शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन छप सकते हैं। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेरियम हाइड्रोक्साइड का एक रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है BaOH का होल ट्वाइस। इसे मोनोहाइड्रेट या जिसे बेराइटा पानी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह है दोस्तों यहाँ से रासायनिक सूत्र से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पे पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हें थोड़े मॉडिफाई किए गए हैं और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। पहले दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं की कार्यकाल से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। अब जो पंचवर्षीय योजना लागू हुई है उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंदिरा गांधी के समय चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी और छठवीं पंचवर्षीय योजनाओं का यहाँ पे जो शुरू की गई थी वह इंदिरा गांधी के समय की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय रहते हैं। चौथी, पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना के समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी, आठवीं पंचवर्षीय योजना में है नरसिम्हा राव थे। नौवीं पंचवर्षीय योजना के समय अटल बिहारी वाजपेयी थे। 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय भी अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और बीच के अंदर दोस्तों मनमोहन सिंह जो कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो प्रधानमंत्री थे। 11वीं 12वीं पंचवर्षीय योजना के समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और दोस्तों हम बात करते हैं कि इस योजना को 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। जी हाँ, 1978 के अंदर नवनिर्वाचित जो मोरारजी देसाई सरकार है उनके द्वारा समाप्त कर दिया गया था। और 2012 की हम बात करते हैं तो 2012 से लेकर 2017 तक जो 12वीं पंचवर्षीय योजना रहती है इसको दोस्तों मध्य में ही समाप्त कर दिया गया था। और इस पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान को समाप्त करके यहाँ पे नीति आयोग की स्थापना कर दी गई थी। तो योजना आयोग की स्थान में नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है और तब से पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया है और थिंक टैंक का कार्य करने के लिए यहाँ पे नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दांद्री गुसाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो दांद्री गुसाडी फेस्टिवल है जो कि तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है और डंडा नृत्य है जो छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य है और इस नृत्य को सेला नृत्य भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 2023 हॉकी विश्व कप पुरुष 2023 मेंस वर्ल्ड कप कहां पर आयोजन हुआ है। तो इसका आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर होता है। जी हाँ, कलिंगा स्टेडियम और बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के अंदर है, राउरकेला ओडिशा के अंदर 13 से 29 जनवरी 2023 के मध्य आयोजन किया जाता है, जो कि मेंस फीफा इंटरनेशनल हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाता है। इसमें चैंपियन है कि जर्मनी टीम रहती है जिसने तीसरी बार ये टाइटल जीता है और उप विजेता टीम बेल्जियम रहती है। अगला क्वेश्चन है हरेली और मदाई आदिवासी त्योहार कहाँ मनाया जाता है। तो ये आदिवासी फेस्टिवल है जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर मनाया जाता है। तो यहाँ से ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जीएसटी। तो जीएसटी कब लागू किया गया था। तो 1 जुलाई 2017 को यहाँ पे जीएसटी लागू किया जाता है और यह कौन से बिल के तहत लागू किया गया है। तो 122वां जो संविधान संशोधन विधेयक आता है 2014 के अंदर, उसके तहत जीएसटी को लागू किया गया है। और 101वां संविधान संशोधन एक्ट है जो कि 2016 के अंदर बनता है, उसके तहत जीएसटी को लागू किया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, वह है PbSO4 का रासायनिक नाम क्या है। तो एक सूत्र दिया गया है लेड सल्फेट का। तो लेड सल्फेट है जो कि यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, तो ये किसका है। तो ये लेड सल्फेट का फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन है जीएसटी के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं। तो जीएसटी के अंतर्गत 4 प्रकार के क्षेत्र आते हैं। उनमें पहला है एकीकृत वस्तु और सेवा कर है, दूसरे में आता है राज्य वस्तु एवं सेवा कर, तीसरे में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और चौथा प्रकार का जो जीएसटी है केंद्र शासित प्रदेश माल व सेवा कर है। और प्राथमिक जीएसटी स्लैब के वर्तमान में 0%, 5%, 12 और 18, 28% आंका गया है। तो कितने स्लैब है। तो ये 5 प्रकार के स्लैब है जिनमें 0%, 5%, 12% और 18 और 28% आंका गया है। तो ये समस्त फैक्ट जीएसटी से आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 2022 में महान्यायवादी कौन थे। तो जो के वेणुगोपाल है वह महान्यायवादी थे जो कि 2022 के अंदर थे, जिनका कार्यकाल
30 जून 2017 से 30 सितंबर 2022 तक है और भारत में वर्तमान में अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी है। तो यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्थापना कब हुई थी? तो आईसीसी की स्थापना 1909 में, जी हाँ 1909 1909 के अंदर आईसीसी की स्थापना होती है। इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1909 से 1965 और इसकी फुल फॉर्म हुआ करती थी। फिर इसकी फुल फॉर्म 1965 में इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दी गई है और 1965 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया है और 1987 में इसका वर्तमान नाम अपनाया गया था जो कि इंटरनेशनल आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कर दिया गया है। तो ये समस्त फैक्ट यहाँ से आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 1956 में रुक्मणी अरुंडेल को कौन सा अवार्ड मिला था? तो रुक्मणी अरुंडेल को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो पद्म भूषण है जो कि रुक्मणी अरुंडेल को 1956 1956 के अंदर प्रदान किया गया है और संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार है वह 1967 1967 को प्रदान किया गया है। और रुक्मणी अरुंडेल की बात करें तो ये कौन से नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम, जी हाँ भरतनाट्यम से ये संबंधित है। तो यह फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तमिल में साधारण हलवाई को क्या कहा जाता है? तो साधारण हलवाई को उणवार कहा जाता है और भूमिहीन मजदूर जिसमें दास भी शामिल है कड़ेशियार और अधिमेई कहलाते हैं। और तमिल में बड़े भूस्वामियों को वेल्ला कहा जाता है। तो तमिलनाडु के जो लोकल क्वेश्चन पूछे गए हैं वह आप सभी को पता होना चाहिए। आगे आने वाली शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन छप सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका कौन है जिन्होंने 19 भाषाओं में 10,000 से अधिक गाने गाए हैं और 2023 में उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हम बात करते हैं प्रतिष्ठित जो पार्श्व गायिका का पूछा गया है उनमें वाणी जयराम है और जिन्हें बहुत लोकप्रिय हिंदी नंबर बोले रे पपीहा भी शामिल है। तो इसके द्वारा 19 भाषाओं के अंदर 10,000 से अधिक गाने गाए हैं तो वाणी जयराम है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन है एक राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। महात्मा गांधी ने 1919 में रोलेट एक्ट का विरोध क्यों किया था? तो इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया था। इसीलिए महात्मा गांधी ने जो 1919 में रोलेट एक्ट आता है जिसे काला कानून भी कहा जाता है, जी हाँ जिसे काला कानून भी कहा जाता है, तो इसका विरोध महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। वो क्यों किया गया? तो इसमें जो रोलेट एक्ट है इसमें मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया गया और जो पुलिस की शक्तियां थी उनको मजबूत किया गया, इसलिए महात्मा गांधी के द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर लंबी भारत की स्थलीय सीमा है। जबकि भारत की समुद्री सीमा की बात करते हैं तो 7516.6 किलोमीटर है जो कि समुद्री सीमा है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप सबसे साक्षर है। और यूटीज की बात करते हैं सबसे कम, तो दादर व नागर हवेली की साक्षरता सबसे कम है, दादर नागर हवेली की है। चलिए आज के इस शानदार सेशन में हमने बात की कि किस प्रकार से आपको 21 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक जो जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे गए हैं वह 100% रियल क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाए गए हैं। तो दोस्तों यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। और दोस्तों आपको जो एनालिसिस करवाया जा रहा है उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो स्टडी मटेरियल है डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे जो एनालिसिस करवाया जा रहा है वह भी आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब समय हो चुका आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले और बेहतरीन सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।